एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एलिस को देखते हैं और हम बाकी स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। और यहाँ पे अपना रिमलू जो होता है ना, पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा होता है। वो बोल रहा था फाइनली मैंने इन सारे स्टूडेंट्स को मरने से बचा लिया और शिजो की जो विश थी उसे भी पूरा कर दिया। वो बताता है कि यहाँ पे केने के पास लाइट स्पीड का प्रोटेक्शन है, रियो पास वाटर एंड विंड का प्रोटेक्शन है, इनके पास अर्थ का यहाँ पे प्रोटेक्शन है, एलिस के पास यहाँ पे स्पेस का प्रोटेक्शन है और क्लोए उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ बस इतना पता है कि वो भी सेफ है। अब यहाँ पे रंगा आता है, वो बोलता है रिमरू समा आपने सारा काम बहुत ही अच्छा करा है। और वो इस तरह मक्खन लगा रहा था रिमरू को। अब रिमरू कहता है तुम्हें कोई काम है ना, इसमें रंगा हैरान हो जाता है और वो बोलता है एक्चुअली में यहाँ पे सारा काम निपट चुका है, तो अगला मूव आपका क्या होने वाला है। इसमें रिमरू कहता है हम अपने विलेज वापस जाएंगे, लेकिन उतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम से जाएंगे ना। अब हम देखते हैं कि रंग और रिमरू दोनों ही पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लग जाते हैं। तभी रिमरू के मुंह पे यहाँ पे वॉलीबॉल आके पड़ती है और सारे बच्चे भागते हुए आते हैं और कहते हैं आपको चोट तो नहीं लगी। रिमरू कहता है मेरे को चोट तो नहीं लगी, लेकिन हाँ तुमने मेरे को डरा जरूर दिया। अब सारे बच्चे कहने लग जाते हैं कि क्या आप हम लोग के साथ खेलोगे, हम आपसे वॉलीबॉल खेलेंगे। अब रिमरू बोलता है आपसे कि आपके साथ, फिलहाल जो भी है मैं इतना फेमस हूँ, सब मेरे साथ खेलना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि रिमरू को ये लोग लिटरली एज अ वॉलीबॉल यूज कर रहे थे और भाई रिमरू यहाँ पे हवा में होता है और बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था ये लोग सच में सीरियस है और मेरे से ही खेलने वाले हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लोए एक बहुत ही सुपर शॉट मारती है और रिमरू लिटरली हवा में उड़ते हुए चल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एक लेडी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार दिख रही थी। हमें दिखाया जाता है कि इसके पास कोई इंसान बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे पेन हो रहा है। वो बोलता है मुझे माफ करना, अगर मैं वो सीक्रेट टेक्निक और वो जो सीक्रेट पोशन था उसे चोरी होने से बचा लेता तो आज ये सब ना हो रहा होता। जिसपे लेडी बोलते है ये सब तुम्हारी गलती नहीं है और ये बंदा बोलता है मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, फिक्र मत करो। हम नेक्स्ट में देखते हैं कि इसके पास एक बटलर आता है और ये बंदा पूछता है बटलर से कि तुम्हें वो चोरों का कुछ मालूम पड़ा, जिसमें बटलर उदास होते हुए कहता है नहीं अभी तक तो नहीं। और वो बताता है कि ये फ्रीडम अकेडमी से लेटर आया हुआ है जो कि यहाँ पे किंगडम ऑफ इंग्रेशिया में पड़ता है। अब ये बंदा देखते समझ जाता है कि इस लेटर में क्या होगा, इसलिए वो बटलर से कहता है कि जाओ और उस केव में जो भी जगह की यहाँ पे तैयारी करनी है ना वो सब करना स्टार्ट कर दो। हम अब देखते हैं जब बटलर उस केव के पास आ जाता है तो वो देखता है कि केव का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है। जब वो अंदर आता है तो बोलता है शायद से हो सकता है पहली तैयारी शुरू हो गई हो उस कॉम्पिटिशन की। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और रिमरू को दिखाया जाता है जो कि एक एंटीक लैम्प को देख रहा होता है। वो ग्रेटसेस से पूछता है ये लैम्प कितना यूनिक है ना, जिससे ग्रेटसेस बोलती है इस लैम्प के पास 0 मैजिकल पावर है, ये लैम्प का तो डिफेंस और अटैक दोनों ही लो है, साथ साथ में ये एक बिल्कुल बेसिक सा लैम्प है और ये कॉम्बैट में बिल्कुल काम नहीं आएगा। अब रिमरू यहाँ पे बात करते हुए कहता है ये कॉम्बैट के लिए नहीं है बेवकूफ, ये एक एंटीक पीस है, एंटीक। तभी हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर आता है जो कि बाकी टीचर्स को बोल रहा होता है कि जैसे तुम्हें पता है कंपटीशन पास आ रहा है। तभी वो सामने रिमरू को देखते हैं उसके पास आता है और वो बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम रिमरू हो ना, वो एस क्लास के टीचर। वो बोलता है कि मुझे आपको देख के बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि कैसे मैं आपकी तरफ फ्री टाइम निकाल सकता हूँ इतना ज्यादा। अब रिमरू हमें बताता है इसका नाम जेफ है और ये क्लास ए का टीचर है। देखने से तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ओल्ड और घमंडी लगता है ये। अब यहाँ पे ये बात कंटिन्यू करता है लेकिन मेरे पास इतना फ्री टाइम कहाँ हो सकता है, मेरे तो कंपटीशन मैनेज करना है और सबको देखना भी होता है। अब यहाँ पे रिमरू बोलता है कंपटीशन, कैसा कंपटीशन? इसमें जेफ बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं कि कंपटीशन किस बारे में होने वाला है। तभी बगल में एक और टीचर आती है और उसको बताती है कि एक्चुअली में सारे स्टूडेंट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे कंपटीशन में भाग लेना पड़ता है। यहाँ पे जेफ बताता है कि ये कंपटीशन जो है ना ये आउटडोर होगा और वो बोलता है मुझे पक्का पता है एस क्लास इसमें बिल्कुल भाग नहीं लेगी। अब रिमरू यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है ये मेरे को नीचा दिखाना चाहता है क्या? रिमरू बोलता है मेरी क्लास क्यों इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? इस पे ये बोलता है आपकी क्लास ऑलरेडी काफी ज्यादा महान है और वैसे भी ये आउटडोर कॉम्पिटिशन इतने आसान नहीं होते जितने लगते हैं, ये बच्चों के खेल नहीं है, इसके लिए सारे स्टूडेंट्स के पास अपने पर्सनल वेपन्स होने चाहिए और एक कार्गो भी। अब रिमरू बोलता है क्या उनके पर्सनल? अब यहाँ पे ये जेफ हैरान होता है, बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, तुम्हें ये भी नहीं पता, ये तो कॉमन नॉलेज है। अब रिमरू बोलता है मैंने को तो नहीं लगता ये कॉमन नॉलेज है। और ग्रेटसेस बोलती है हाँ मुझे भी नहीं लगता। जेफ यहाँ पे बताता है कि जब बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट होने वाले होते हैं ना तो उनके पास उस टाइम तक यहाँ पे अपना पर्सनल वेपन तो आ ही जाना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी टीचर जिसका नाम टेस होता है वो बताती है कि कंपटीशन में भाग लेने के लिए तुम्हारे स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे वेपन होने चाहिए और साथ साथ में ट्रेवल करने के लिए कार्गो भी होनी चाहिए। अब रिमरू बोलता है अगर ये सब रेडी हो गया तो तब मैं भाग ले सकता हूँ। जिस पे जेफ बोलता है अरे मजाक बंद भी करो, और वैसे भी तुम क्या यहाँ पे वेपन्स आसमान से प्रकट करने वाले हो? रिमरू सेंसे आप रहने दीजिए, ये कंपटीशन आपके बच्चों के लिए नहीं है। अब रिमरू यहाँ पे गुस्सा हो चुका था और यहाँ पे जेफ उठता है और बोलता है कि आपको सच में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो फिर ठीक है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। पर रिमरू बोलता है कि बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन लग जाता है यार। रिमरू बोल रहा होता है अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब यहाँ पे टिस बताती है कि कंपटीशन यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 3 टीम्स अलग अलग यहाँ पे क्लासेस की होंगी, क्लास ई, एस एंड ए। ये तीनों अलग अलग रूट से यहाँ पे जाएंगी और इनका जो डेस्टिनेशन होगा ना वो यहाँ पे जेफ के भाई का घर होगा जो कि यहाँ पे पड़ता है। वो बताते हैं कि सफर के दौरान हर बच्चों के पास एक सेंसर
सेंसे होगा और उन बच्चों का टास्क होगा कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आने पे उसे खत्म करना और टीचर को बचाना। जितने भी टीचर्स होंगे वो यहाँ पे उसके बेसिस पे उनको मार्क्स देंगे और वहाँ पे एक केव भी है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। इस बताते हैं कि जिसके ज्यादा यहाँ पे मार्क्स आएंगे और सबसे पहले जो जाके वहाँ पे अपना चेक पॉइंट लगा देगा वो हो जाएगा विनर। साथ ही साथ में जो क्लास जीतेगी ना उसके टीचर को 10 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। रिब्रू बोलता है 10 गोल्ड कॉइन, इससे मैं एक एंटीक डेस्क ले सकता हूँ। अब वो बोलता है कि जिस साइड यहाँ पे जेफ सेंसे बहुत ज्यादा बेकार है उसी के अपोजिट यहाँ पे टिस सेंसे काफी ज्यादा काइंड है। बाकी गाइस अब यहाँ पे रिब्रू क्लास में आता है और वो बोलता है वक्त आ गया है तुम सबको तुम्हारी प्राइवेट वेपन्स देने का। जिसमें ये लोग बोल रहे होते हैं फिर से कोई बेकार प्लान। एलिस बोल रही होती है रिब्रू सेंसे के दिमाग में फिर से कुछ बेकार प्लान आया होगा। अब रिब्रू बोलता है ये तो बहुत ज्यादा रूड है, फिलहाल तुम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हो जो कि आउटडोर होने वाला है, तुम लोगों को पता ही है ना। अब ये सुन के क्लोए बोलती है मुझे लगा ही था, फिलहाल मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। और एलिस भी कुछ ऐसा ही कहती है। गेल भी कह रहा होता है कि मेरे को जो पावर्स मिली है ना वो मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे यूज करके देखना चाहता हूँ, तो मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब रिब्रू कहता है कि इनको मनाना तो काफी ज्यादा इजी था, ये तो काफी ज्यादा मैच्योर्ड यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। अब ये लोग अपनी वेपन्स के बारे में बताते हैं। केन्या कहता है कि उसको एक स्वॉर्ड चाहिए और वो स्वॉर्ड ना ही बड़ी हो ना ही छोटी, एकदम परफेक्ट साइज। गेल कहता है कि उसको एक शील्ड चाहिए होगी और शील्ड के साइड शायद से वो 12 यूज करे। रियोता बोलता है कि उसको एक एरो चाहिए और एक बो चाहिए होगी। वो बोलता है मेरा निशानेबाजी काफी अच्छी है। क्लोए बोलती है कि क्योंकि मैं मैजिक यूज करती हूँ तो मैं सोच रही थी कुछ हल्का यूज करूँ। हाँ जैसे यहाँ पे शिजो सेंसे की स्वॉर्ड थी ना बहुत ही लाइट 1 हैंडेड कुछ उस टाइप का। अब एलिस बताती है कुछ शuriken टाइप की कुछ चीज चाहिए जो उसे फेंक सके। अब रिब्रू कहता है मैं तुम लोग की बातें सुन चुका हूँ, अब बस तुम लोग यहाँ पे वेट करो, मैं अभी आता हूँ। वो इन सबको एक बहुत ही मोटी मोटी बुक्स देता है और बोलता है इसे रीड करो। वो बताता है कि इस बुक में सारी नॉलेज है कि तुम्हें यहाँ पे जंगलों में कैसे सर्वाइव करना है और हर एक सर्वाइवल टिप्स इसमें दी हुई है। सारे बच्चे चिल्ला के बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस बुक को पढ़ के हम लोग जंगल में रहना सीख जाएंगे। फिलहाल रिब्रू यहाँ पे किसी की नहीं सुनता है और हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे रिब्रू अपने विलेज में टेलीपोर्ट होता है। उसके टेलीपोर्ट होते ही पूरे विलेज में एक लहर से दौड़ जाती है। भाई सबको एक क्रम सा लगता है, उनको मालूम पड़ जाता है कि उनके विलेज में रिब्रू वापस लौट आया है। अब रिब्रू जैसे यहाँ पे पूरी तरह से टेलीपोर्ट हो जाता है वो देखता है कि भाई उसके चारों तरफ यहाँ पे सब लोगों ने भीड़ जमा कर ली है और वो सब यहाँ पे रिब्रू को वेलकम कर रहे हैं। शोना कह रही होती है फाइनली आप इतने दिनों बाद वापस आ गए हैं। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिब्रू को सब लोग बाउंस कर रहे होते हैं और उसके यहाँ पे चीयर कर रहे होते हैं कि फाइनली आप वापस आ चुके हो। तभी रिब्रू इनको बताता है कि वो वापस चला जाएगा, जिससे सब लोग यहाँ पे उदास हो जाते हैं। और रिगुड कहता है लेकिन ऐसा क्यों? रिब्रू बताता है फिक्र मत करो, कुछ ही दिन के बाद है, आने वाले 10 दिनों के बाद मैं वापस आ ही जाऊंगा। जिसमें लोग खुश होते हैं, वो बोलते हैं हम आपका वेट करेंगे। और रिब्रू बोलता है कि शोना मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, एक्चुअली मेरे को स्ट्रिंग्स बनवानी है। हाँ वो ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए क्योंकि वो 5 बच्चों की होने वाली है। अब शोना यहाँ पे शौक होती है और वो बोलती है कि यहाँ पे 5 बच्चे कब हो गए? जिसपे रिब्रू बोलता है वो मेरे बच्चे नहीं है, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग भी कुछ भी सोचते हो। इसमें शोना बोलती है हाँ मैं समझ गई, मुझे ऐसे सोचने के लिए माफ करिएगा। अब हम देखते हैं कि रिब्रू के बताए जितने भी वेपन्स होते हैं ना सब रेडी हो चुके थे और रिब्रू ये सब देख के बोल रहा होता है कुरोबे और काइजिल मुझे विश्वास था तुम लोग ये सब इजिली कर सकते हो। वो बोलता है मुझे पक्का पता है 5 स्टूडेंट्स इसको देख काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। आगे वो पूछता है क्या तुम्हारे पास एक कैंपिंग कार जैसे कोई चीज होगी? जिसमें काइजिल बोलता है हाँ मेरे पास है। और रिब्रू बोलता है क्या तुम्हारे पास सब कुछ होता है? और बोलता है बस अब तो सब कुछ परफेक्ट हो गया और वो इन सबको थम्स अप कहता है। अब हम देखते हैं कि रिब्रू सारी चीजें बनवाने के बाद वापस इन ग्लेशियर जा रहा होता है। वापस पहुंचने के बाद जब वो सबको यहाँ पे वेपन्स देता है तो सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे रियोता कह रहा होता है ये पोतो काफी हल्की है और इसके यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स है वो फ्लेक्सिबल भी है। रिब्रू कह रहा होता है मुझे खुशी हुई तुम सबको ये सारे वेपन्स पसंद आए। जब सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं क्या मैं विश्वास नहीं हो रहा कि आपने इतनी जल्दी इतने ज्यादा यूनिक वेपन्स का यहाँ पे बंदोबस्त भी कर दिया। फिलहाल एलिस यहाँ पे पूछती है कि हम लोग के जाने के लिए क्या होगा? हम लोग को यहाँ पे कैंपिंग कार जैसे कुछ चाहिए होगा ना, बात करना हम लोग चल के जाने वाले हैं। रिब्रू कहता है तुमने मेरे को समझ क्या रखा है, मैंने इसकी प्लानिंग पहले से कर ली थी। और अब वो यहाँ पे सबको कैंपिंग कार दिखाता है उसकी, जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इन लोग का मुंह खुला का खुला था, वो बोल रहे थे कि विश्वास नहीं हो रहा कि आपके पास ये भी हो सकता है। हम देखते हैं कि एलिस यहाँ पे आती है और वो देखते हैं कि यहाँ पे नहाने के लिए और बाथरूम भी है। क्लोए बोल रही होती है यहाँ पे बेड्स भी है सोने के लिए, कि लिटरली बेस्ट यहाँ पे कैंपिंग ट्रिप होगी हमारी। कहना क्या होता है फिलहाल यहाँ पे टॉयलेट होना जरूरी भी था, लेकिन गेल कहता है लेकिन इससे हमारा एक्सपीरियंस बेकार नहीं हो जाएगा। बाकी रिब्रू सोचता है कि इस कार को घसीटेगा कौन, क्योंकि रंगत हम यूज कर नहीं सकते, वो अलाउ नहीं होगा। इसमें गेल कहता है कि मैंने एक मैजिक सीखा रिसेंटली, क्या मैं उसे ट्राई कर सकता हूँ? अब हम देखते हैं कि गेल बाहर आता है और अपना मैजिक जो है उसे फॉर्म करने लग जाता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे स्पॉन हो जाता है। अब इसको देख के भाई यहाँ पे एलिस गेल के पास आती है और वो बोलती है शाबाश, मुझे लगा नहीं था तुम कुछ कर पाओगे, लेकिन तुमने मेरा सोचने का नजरिया बदल दिया। अब गेल कहता है ये सब रिब्रू की वजह से हो पाया है, वो अर्थ स्पिरिट बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से मैं इसको बना पाया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जेफ इसे ऊपर से देख रहा होता है और बोल रहा होता है तारीफ के काबिल है, लेकिन जीतेगी तो मेरी ही क्लास। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे केव का सीन देखते हैं जहाँ पे इन सारे बच्चों को चेक पॉइंट के लिए लेना आना था। हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, जिसमें से ये बंदा बोल रहा होता है कि यार वो बच्चों को आने में अभी भी टाइम है। ये लोग बोल रहे होते हैं जैसे ही वो आएंगे हम उन्हें पकड़ के अच्छे दामों में बेचेंगे और हंस रहे होते हैं। भाई ये बोलता है देखो मैंने उस
बेवकूफ से ये चुराया है फुल हीलिंग पोशन। वो बोलता है अगर इससे हमारे हाथ भी कट जाए तो वो वापस यहाँ पे उग आएंगे। कमाल है ना। साथ साथ में वो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि ये देखो इससे हम किसी को भी काबू में ला सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। वो बोलता है इन दोनों चीजों के साथ हम किसी के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। और वो बोलता है आज हमारा पार्टी का दिन है, सब पार्टी करो। अब वो साइड में एक बंदे पास आता है और वो बोलता है कि ये सब तुम्हारी बदौलत मुमकिन ना हो पाता, तुम भी इस पार्टी के हकदार हो। और हम यहाँ पे उस बटलर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि ये मेरी खुशकिस्मती है। बाकी गाइस इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।